जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत सबों का। देखिए आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ध्वनि अर्थात साउंड। साइंस का ये अति बहुमूल्य टॉपिक कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपटीशन को देने जा रहे हैं, आपका सर ये काम देगा। और सबसे पहले अगर अभी बिहार में होने वाली सक्षमता परीक्षा, हालांकि चुनाव के कारण कहा जा रहा है कि इसका डेट थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है या इस पे ग्रहण लग सकता है। मान लिया जाए सर डेट बढ़ ही गया तो ज्यादा से ज्यादा 4 जून के बाद होगा, जून के सेकेंड वीक, थर्ड वीक या लास्ट वीक तक होगा, लेकिन आपका एग्जाम होगा। प्रधान शिक्षक का भी डेट आ चुका है, एग्जाम होगा। प्रधानाध्यापक का होगा, टीआरई 3.0 होगा, 4.0 होगा। बिहार एसएससी +2 लेवल है, मेन बीपीएससी है, सभी एग्जाम में ये सीरीज काम आएगा। प्लीज इस वीडियो को देखिए। और खास करके जो हमारे सक्षमता वाले गुरुजन हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है जो 2.0 में देंगे कि वो स्पेशल करके देखिए, क्योंकि आपके लिए अब टॉपिक को पढ़ना बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए प्रश्न से ही हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि माध्यम, पहला माध्यम दिया हुआ है कि जल है सर। आराम आराम से देखिएगा, जहां डॉट लगे आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए प्रश्न भी, और थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट तो देते ही रहिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का थोड़ा सा भला हो जाएगा। पहला आपका जल है, दूसरा माध्यम इस्पात है, तीसरा माध्यम नाइट्रोजन है। तो ध्वनि की चाल, सर ध्वनि की चाल जो है निर्वात में बिल्कुल ध्वनि नहीं चलती है, वायु में चाल। और उसके बाद जैसे जैसे मीडियम आपका जितना बढ़िया होगा, जितना सॉलिड होगा, उसमें उतना अधिक चाल होता है। तो सबसे आरोही क्रम में कह रहा है, यहाँ प्रश्न देखिए आरोही क्रम में कह रहा है, तो सबसे अधिक सबसे कम चाल सर नाइट्रोजन में हो जाएगा क्योंकि वायु है। इसके बाद जल में हो जाएगा, और सबसे ज्यादा सॉलिड है इस्पात, तो इस्पात में मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड सबसे ज्यादा। तो क्रम हो गया, बन गया ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल 2 नंबर का सवाल ले रहे हैं सर आपके स्क्रीन पे, ये रहा। कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम वायु में होगा। नहीं सर, अभी बताए जितना डेंस माध्यम होगा ना सर, आपका ध्वनि का चाल उसमें उतना अधिक होगा। तो सबसे अधिक अभी बोले थे हम कि सॉलिड, तो धातु सॉलिड होता है, तो धातु में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है सर? धातु के अंदर होता है, याद रखिएगा। कहाँ? धातु के अंदर। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, तीसरा और चौथा सवाल आप एक साथ पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम, तो अभी तो बताए कोई सॉलिड में, तो निर्वात में नहीं, वायु में नहीं, जल में नहीं, किस में हो जाएगा? इस्पात में। देखिए कितना रिपीटेशन हुआ है सर इन क्वेश्चंस का, तो आपके एग्जाम में भी आएगा। और आप देख करके जाइए, क्वेश्चन जितना ज्यादा सामने से गुजरा रहेगा ना, उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस से आप टिक मार के आइएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी देते हैं। अगला सवाल, ध्वनि तरंगों का सबसे, एक ही प्रश्न को कितने टाइप से पूछा है देखिए। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? तो सबसे तीव्र जो होगा, अभी बोले थे ठोस में होगा। किसमें होगा सर? ठोस के अंदर होगा, याद रखिएगा, ठोस के अंदर। चलिए पांचवा सवाल लेते हैं, पांचवा और छठा सवाल लिया जाए। पांचवा सवाल सर कह रहा है कि यदि VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में है, तो ध्वनि की गति सबसे, अभी तो बोले थे सर वायु में सबसे कम होगा तो VA का वैल्यू सबसे कम होगा, जल में उससे अधिक होगा तो VW का वैल्यू उससे अधिक होगा, और सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होगा तो VA, VW, VS। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए, कहानी खत्म है। चलिए 6 नंबर का सवाल पढ़िए। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि, 20 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर की बात होता है, जो टेम्परेचर नॉर्मली, अब तो हालांकि 25 डिग्री हो गया है। रूम टेम्परेचर भी जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, रूम टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा गति किस माध्यम में होगा? तो ऑब्वियसली जो सॉलिड है, और सॉलिड में जितना अच्छा इस्पात है उतना अधिक, तो सबसे अधिक लोहा के अंदर। सबसे अधिक किसमें होगा? लोहा के अंदर होगा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहा रहा है ध्वनि तरंग निर्वात में चल सकती है? बिल्कुल झूठ बात है, ध्वनि कभी निर्वात में चलेगी ही नहीं। क्यों नहीं चलेगी? ये यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं जिसको प्रगमन करने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है सर, माध्यम, याद रखिएगा, मीडियम। केवल ठोस माध्यम में नहीं, तो ये भी बात झूठ है। ठोस केवल गैसों में चल सकती है, केवल किसी में नहीं, तीनों माध्यम में चल सकती है। ठोस, गैस, द्रव तीनों में चल सकती है, तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ठीक बात है, दोनों में चलेगी ये। 8वां सवाल आपके स्क्रीन पे, 8वां और 9वां सवाल एक साथ लेते हैं। देखिए
नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं कर सकता? अभी हम क्या बताए थे, ध्वनि यांत्रिक तरंग है और ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए। ध्वनि कभी भी निर्वात में नहीं चल सकता है, तो पानी में चलेगा, लोहा में चलेगा, वायु में चलेगा, निर्वात में बिल्कुल नहीं चलेगा सर, दूर दूर तक नहीं चल पाएगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने अच्छे अच्छे से घुमा घुमा करके पूछा गया है। ध्वनि तरंगे निर्वात में कभी नहीं चल सकती है। 10वां सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों या यूं कहिए सेमिनार वगैरह के लिए भी जो बड़ा बड़ा जो है सभागार बनता है ना, ऑडिटोरियम जो बनाया जाता है ना, तो उसके दीवार को कैसा होना चाहिए सर? उसके दीवार को अवशोषण होना चाहिए। जैसे हम ही लोग वीडियो बना रहे हैं ना, तो अभी आपको उतना अच्छा आवाज नहीं मिल रहा होगा क्योंकि इस रूम का वीडियो आप देखे होंगे, इस दीवार पे अभी कोई अवशोषक यानी कि सॉफ्ट सरफेस नहीं है। ये वॉल जो है ना, ये हार्ड सरफेस है। तो हार्ड सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्ट कर देता है किसको? ध्वनि को। ध्वनि तरंग जाएगा, उससे टकराएगा, वापस आएगा, उसी को कहते हैं इको। इको मतलब गूंज होगा, गूंज होगा तो अप्रिय ध्वनि लगेगा। लेकिन अगर इसको सॉफ्ट कर दिया जाए, जैसे बहुत सारा फॉर्म वगैरह भी आता है, उसके लिए फाइबर आता है अलग से, जो है साउंड प्रूफिंग वॉल के लिए बनाने के लिए बहुत सारा मटेरियल अभी आ रहा है। तो वो जब कर दिया जाता है ना, जनरली स्टूडियो सबको वही करना होता है, या अभी हम लोग देखे होंगे वो थर्मोकोल वगैरह भी लगा लेते हैं। तो वो क्या करता है? सॉफ्ट सरफेस है, ध्वनि को अवशोषण कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो ध्वनि प्रिय लगेगा। इको होगा तो गूंजेगा, गूंजेगा तो अप्रिय लगेगा। इसलिए कोई सभागार, म्यूजियम, कंसर्ट हॉल जो भी होगा, उसमें क्या होगा? ध्वनि का अवशोषक दीवार होना चाहिए। कैसा? परावर्तक नहीं, अवशोषक दीवार होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण। अभी ऑनलाइन क्लास के लिए भी दीवार को अवशोषक रखना पड़ता है। अब देखिए, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी। देखिए एक्चुअल में दूरी जो होता है ना सर, यही 16.5 मीटर होता है। कितना? 16.5 मीटर। अगर प्रतिध्वनि को सुनना है, प्रतिध्वनि मतलब ध्वनि आपके मुख से निकली, ध्वनि आपके मुख से निकली और वो ध्वनि यहाँ पे दीवार है उससे टकराई और वापस लौट गई, तो इसका इफेक्ट जो होता है ना हमारे कान पे, कितना देर तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। कितना देर तक ध्वनि का इफेक्ट रहता है? 1/10 सेकेंड तक। और ध्वनि का चाल कितना होता है वायु में? 330। तो दूरी कुल कितनी हो गई? 330 मीटर पर सेकेंड गुना 1/10 सेकेंड। ये करिएगा तो 33 मीटर। सर 33 मीटर तो दोनों हो गया ना, 33 मीटर में जाना और आना दोनों इंक्लूड है। तो एक तरफ से दूरी बट्टे में 2 कर दीजिए, बट्टे में 2 कर दिए तो 16.5 मीटर की दूरी हो गया। 16.5 मीटर को लगभग हम लोग जो है ना, इसी को लगभग में याद रखिएगा सर। 17 मीटर बहुत सारे क्वेश्चंस में रहता है, तो वो भी सही मान लेते हैं। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितना दूरी होना चाहिए निम्नतम आपके, यानी कि जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहा है या जो सुनना चाह रहा है और परावर्तक सतह के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? लगभग 16.5 या 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई देगी। कितने समय तक ध्वनि का इफेक्ट रहता है हमारे कान पे? 1/10 सेकेंड तक। ये सब धज्जी उड़ा के पूछेगा सर कंपटीशन। ध्वनि के स्रोत व परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे प्रतिध्वनि अर्थात इको सुनाई दे? अभी तो किए हैं, कितनों घुमा के पूछेगा तो गलत थोड़े ना कर देंगे सर जी। 17 मीटर तो होगा आंसर। कितना होगा? 17 मीटर होगा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि की वायु में अनुमानता वेग, अभी बोले थे ध्वनि की वायु में वेग कितनी होती है? 330 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है सर? ध्वनि की वायु में वेग 330, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? 330 मीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। मतलब आप वहां जाइएगा ना, आप बोलिएगा, जैसे अभी हम बोल रहे थे आप नहीं सुन रहे थे, ऐसे ही होता है, बोलिएगा लेकिन सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वहां चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, अर्थात अभी वायुमंडल नहीं है तो निर्वात है, और निर्वात है तो क्या होगा? ध्वनि कैसा ये है, वेव है, मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रेवल करने के लिए माध्यम चाहिए, और माध्यम आप दे नहीं रहे, तो आप अपने प्रोड्यूस करके अपने भी नहीं सुन पाइएगा। हम जो बोलेंगे ना, हम वो नहीं सुन पाएंगे। ऐसा स्थिति हो जाता है निर्वात के अंदर, याद रखिएगा।
पराश्रव्य ध्वनियां जिसकी आवृत्ति, पराश्रव्य ध्वनि सर किसको कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, एक होता है पराश्रव्य जो 20,000 से अधिक हर्ट्ज यानी ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी होता है आवृत्ति उसका एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है और हर्ट्ज में नापते हैं उसको, तो इससे किससे होता है 20,000 से अधिक होगा तो पराश्रव्य ध्वनि होगा। और जिस ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं पराश्रव्य को नहीं सुन पाइएगा और अवश्रव्य को यानी अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक दोनों में से किसी को नहीं सुन पाइएगा। फुसफुसाहट हो गया इंफ्रासोनिक और बहुत ज्यादा साउंड हो गया अल्ट्रासोनिक। सुनिएगा किसको, किस रेंज के ध्वनि को, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के एचजेड से लेकर के 20,000 एचजेड यानी हर्ट्ज तक का जो आप ध्वनि प्रोड्यूस होगा उसको सुन सकते हैं। हमारा श्रव्य यानी ऑडिबल रेंज जो हो गया सर वो 20 एचजेड से लेकर के 20 के एचजेड तक हो गया यानी 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। 20 से कम अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं जिसको इंफ्रासोनिक कहते हैं और 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाले को क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक कहते हैं, याद रखिएगा। एक जेब पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का जिसमें उपयोग ईसीजी नहीं सर, ईईजी भी नहीं, एक्सरे भी नहीं, पराश्रव्य ध्वनि का सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वगैरह में किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनि सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में किया जाता है, याद रखिएगा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है और अपना शिकार भी पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि चमगादड़ जो होता है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है जो जाता है किसी चीज से टकरा के अगर वापस उस तक पहुंच गया तो वो समझ जाता है आगे कुछ है, तो वहां वो रास्ता अपना कट कर लेता है, दिखता नहीं है, वो अल्ट्रासोनिक वेव से जाता है। अगर किसी चीज से उसको शिकार करना है वो साउंड प्रोड्यूस किया, आगे से टकरा के लौट गया, समझ जाता है आगे मेरा कोई ना कोई शिकार है, उसको शिकार कर लेता है। तो उसके आंखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि अच्छी होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा ना वह पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? बी के साथ। चलिए, डेसिबल किसे मापने के लिए उपयोग होता है सर? खून में हीमोग्लोबिन? ना। अभी तो क्रिकेट आईपीएल चल रहा है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। पेशाब में शक्कर? ई थोड़े ना हुआ। वातावरण में ध्वनि? हाँ, ध्वनि की प्रबलता तीव्रता को मापा जाता है किसमें? डेसिबल में। इसको डीबी ऐसे लिखते हैं, देखते होंगे डीबी, ये डेसिबल में मापा जाता है। किसको? ध्वनि की तीव्रता को। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसको मापने के लिए? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। अभी देखे होंगे जैसे अभी आईपीएल चल रहा है ना सर, तो क्रिकेट जो लोग देखते हैं देखे होंगे कि कुछ जब आपके मतलब ऑडियंस के चहेते प्लेयर जब मैदान में आते हैं तो ऑडियंस जोर जोर से चीयर अप करने लगता है, मतलब चिल्लाने लगता है, तो वहाँ डेसिबल में साउंड को दिखाया जाता है। जैसे जनरली ध्वनि आता है तो 122 डीबी, 124 डीबी, ये नॉइज है सर, 100 से अधिक नॉइज है, 126, कभी 132। तो ये ध्वनि वो एमएस धोनी क्रिकेटर जब एंट्री करता है ना तो इतना डेसिबल यानी इतने तीव्रता का ध्वनि लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मतलब नॉइजी इन्वायरमेंट हो जाता है। ये दर्शक का, ऑडियंस का उनके लिए प्यार है। जब आप भी कहीं जाइएगा, आप लोगों के चाहते हैं तो लोग जोर जोर से चिल्लाएगा आपका नाम, तो वहाँ साउंड का डेसिबल बढ़ जाता है। वही, और बहुत सारा अब तो वॉच आ गया है, आईफोन वो जो स्मार्ट वॉच सब है उसमें भी देता है, कई वॉच तो फेल हो जाता है जब बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल का ध्वनि, जब आप आराम से बात कीजिएगा ना तो लगभग 30 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। कितने का? 30 डेसिबल का ध्वनि उत्पन्न होता है। कब कितने डेसिबल का ध्वनि होना चाहिए वो उसका एक चार्ट दे रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। ये देखिए ध्वनि के स्रोत और कितने डेसिबल के होते हैं। जब आप फुसफुसाहट गपशप करते हैं, चुपचाप कानाफूसी, तो 15 से 20 डेसिबल का होता है। कितने से? 15 से 20। साधारण बातचीत 30 से लेकर के 60 डेसिबल तक का। जब गुस्से में जोर जोर से आप चिल्लाते हैं तो 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल जो साउंड प्रोड्यूस करता है 90 से 95। यंत्र कारखाने 100 से 110, नॉइजी हो गया।
ऑर्केस्ट्रा तो बहुत ज्यादा नॉइजी होता है और डीजे का तो कुछ कहना ही नहीं है। जेट विमान भी नॉइजी होता है 140 से 150। तो ये डेसिबल है, 100 से ज्यादा में आप खतरे में हैं। आपके कान के लिए बहुत देर तक अगर ऐसा साउंड रह गया तो वो खतरनाक है, ऐसी जगहों पे नहीं रहना चाहिए। कभी कभी अटैक भी आ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है लोगों का इससे। तो अगर कोई बीपी आपको है, ब्लड प्रेशर है, या आप हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको डर सा लगता है, तो आपको हाई साउंड जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है 100 से या 80 से ज़्यादा डेसिबल का, उस जगह से बच के रहना चाहिए। जिनका सर्जरी वगैरह हुआ रहता है उनको भी कहा जाता है हार्ट का कि ऐसे साउंड से आपको बच करके रहना है। तो ये कुछ अच्छे और बेसिक क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए। अभी ध्वनि तरंग में और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे, एक वीडियो और बनेगा इस पे। आप प्लीज थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट लुटाते रहिए। बार बार कहते हैं, अगर आप थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा, सपोर्ट दे दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का भला हो जाएगा। और हम लोग का भला होगा तो हो सकता है कुछ और लोगों का भला हो जाए, कर देंगे हम लोग भला। कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, मतलब एक चेन बनेगा, एक चैनल बनेगा। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं, पुनः मिलेंगे। मेहनत जारी है, बस आपका प्यार का इंतजार है। जय हिंद।